नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आपने हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो सुना है, लेकिन क्या ओमनिस्तान, मपलिस्तान, बंगिस्तान, मेविस्तान या म्यूनिस्तान, हैदरिस्तान और फर्किस्तान नामक देशों के नाम सुने हैं? नहीं ना। तो आज आपको इन देशों का भ्रमण कराते हैं। ये देखिए इन देशों के नक्शे। कुछ समझ में आया? नहीं आया? आप चौंक गए होंगे कि ये तो हिंदुस्तान यानी भारत का नक्शा है। लेकिन 1934 में चौधरी रहमत अली ने सबसे पहले पाकिस्तान प्रांत, जिसे कॉमनवेल्थ ऑफ पाकिस्तान कहा, उसका एक नक्शा प्रस्तुत किया था। ये वही नक्शा है। इसमें उन्होंने जहाँ जहाँ मुस्लिम बेल्ट थी, यानी उनकी आबादी अधिक थी, उसे एक अलग राज्य बना दिया, जिनके नाम उन्होंने ओमनिस्तान, मपलिस्तान, हैदरिस्तान, फर्किस्तान, मेविस्तान, बंगिस्तान आदि रखे। इनमें एक राज्य था म्यूनिस्तान या मेविस्तान। यह राज्य वही था जहाँ आज मेवात और नूह बसा हुआ है। मतलब साफ है कि मेवाती मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य मेविस्तान की कल्पना की गई थी 1933-34 में। अब भारत बंटवारे के समय इन मेवाती मुसलमानों को कैसे जबरन भारत में रोका गया और बसाया गया, उसके बारे में बात करते हैं। मेवात हो, बरेली हो या वो हर जगह जहाँ सांप्रदायिक हिंसा हुई है, उसकी शुरुआत मुस्लिम मोहल्ले या मुस्लिम इलाके से हुई है। इन्हें आप मुस्लिम पॉकेट या घेटो भी कह सकते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री पूरे भारत में इस तरह के मोहल्ले बसाना चाहते थे, ठीक उसी तरह जैसा कि रहमत अली ने नक्शा बनाया था। इतना ही नहीं, 1947 में बंटवारे के बाद नेहरू दिल्ली में मेव मुसलमानों को बसाना चाहते थे। दरअसल दिल्ली के मुस्लिम मोहल्ले में काफ़ी घर खाली पड़े थे, जिनके मालिक पाकिस्तान चले गए थे। नियम के मुताबिक ये घर पाकिस्तान से आए हिंदू और सिख शरणार्थियों को मिलने चाहिए थे, लेकिन नेहरू की सोच अलग थी। आखिर वो धर्मनिरपेक्ष जो थे। लेकिन सरदार पटेल ने नेहरू का मुस्लिम पॉकेट बनाने का प्लान फेल कर दिया। दरअसल नेहरू ने सरदार पटेल को 21 नवंबर 1947 को एक पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा कि दिल्ली के मुस्लिम बहुल इलाकों में खाली पड़े मकान गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं को न दिए जाएं। उन्हें पता चला कि कुछ सिखों ने मुस्लिम मोहल्ले के मकानों पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से वहाँ परेशानी हो रही है और वहाँ के मुसलमान अपना घर छोड़ रहे हैं। मुसलमानों के खाली मकान हिंदू और सिखों को न दिए जाएं, यही ठीक है। ये उनका पत्र सेलेक्टेड करस्पॉन्डेंस ऑफ सरदार पटेल 1945-50 में छपा हुआ है। नेहरू ये भी चाहते थे कि मुस्लिम बस्तियों में सिर्फ मुस्लिम रहें, इसलिए यहाँ मेव शरणार्थियों को बसा दिया जाए। लेकिन लौह पुरुष सरदार पटेल नेहरू की तरह मुस्लिमों के तुष्टीकरण में कतई भरोसा नहीं रखते थे। इसलिए नेहरू का पत्र मिलते ही उन्होंने जवाबी पत्र में जो बातें लिखी वो आज भी बहुत काम की हैं। उन्होंने 22 नवंबर 1947 को लिखा था कि मैं वास्तव में महसूस करता हूँ कि दिल्ली में मुस्लिम पॉकेट यानी अलग मुस्लिम क्षेत्र बनाना हमारी नीतियों के खिलाफ है। दिल्ली में मुस्लिम क्षेत्र बनाने से हालात नहीं सुधरेंगे, बल्कि टकराव और बढ़ जाएगा। ऐसे मामलों का समाधान यही है कि अराजक तत्वों को हटाकर पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की जाए। ऐसा होने पर इन इलाकों में मिलीजुली यानी हिंदू मुस्लिम आबादी बढ़ेगी। हमें इस बात को नकारना होगा कि मुस्लिम केवल मुस्लिम इलाकों में ही सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि किसी भी स्थिति में बाहर से आए मुस्लिमों, मतलब मेवाती मुसलमानों को दिल्ली के मुस्लिम मोहल्लों में न बसाया जाए। और इस प्रकार दिल्ली में मेवाती मुसलमान नहीं बस पाए, और ऐसा सिर्फ सरदार पटेल की वजह से हुआ। अब गांधी के कृत्य सुनिए।
उससे आपको इस सवाल का भी जवाब मिलेगा कि आज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। बंटवारे के समय 1947 में मेवात के मुसलमान पाकिस्तान जा रहे थे। ऐसे माहौल में इन्हें भारत में ही रोकने के लिए गांधी 19 नवंबर 1947 को झरसा गांव गए। गांधी ने एक सभा की वहां और मेव मुसलमानों से भारत में ही रुकने का विनम्र आग्रह किया। गांधी ने जो भाषण उस दिन दिया था वो प्रकाशित हुआ है संपूर्ण गांधी वाङ्मय के खंड 90 के पेज 252 पर। और आपको ये बता दें कि संपूर्ण गांधी वाङ्मय जो छपा है वो कलेक्शन कांग्रेस के समय में नेहरू ने ही छपवाया था, जिसमें गांधी के सारे भाषण दिए हुए हैं। गांधी ने मेव मुसलमानों के सामने इस सभा में कहा, मुझसे ये कहा गया है कि मेव करीब करीब जरायम पेशा जाति यानी अपराध करके आजीविका चलाने वाली जाति की तरह हैं। अगर ये बात सही है तो आप लोगों को अपने आप को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस सलाह पर नाराज़ नहीं होंगे। केंद्र सरकार से मैं ये कहूँगा कि अगर मेवों यानी मेवातियों पर ये आरोप, अपराधी होने का आरोप सही है, तो भी इस दलील के आधार पर उन्हें निकाल कर पाकिस्तान नहीं भेजा जा सकता। मेव लोग भारत की प्रजा है, इसलिए सरकार का ये कर्तव्य है कि वो मेवों को शिक्षा सुविधा देकर उन्हें बसाने के लिए बस्तियां बनाकर अपने आप को सुधारने में मदद करे। गांधी के विनम्र आग्रह और सरकार पर बने दबाव की वजह से मेव मुसलमान पाकिस्तान नहीं गए। फिर इसी शाम गांधी ने दिल्ली के बिड़ला भवन में अपनी प्रार्थना सभा में जो कहा वो भी संपूर्ण गांधी वाङ्मय के खंड 90 के पेज 254 पर दर्ज है। गांधी ने तब कहा कि ऐसा कहने से तो काम नहीं चलेगा कि मेव गुनाह करने वाली कौम है। गुनाह करने वाला कौन है और कौन नहीं, ये कौन जानता है? क्या जो लोग गुनाह करते हैं, क्या आप उनको भारत से बाहर निकाल देंगे, यहाँ से निकाल देंगे या मार डालेंगे? तुम यहाँ से चले जाओ, ये कहने से तो काम नहीं हो सकता है। इनको यानी मेव मुसलमानों को तो सुधारना चाहिए और अच्छी शिक्षा देना चाहिए। जो शराफत का रास्ता है वो इनको बताना चाहिए। गांधी ने कितना शराफत का रास्ता बताया और मेव मुसलमान कितने शरीफ हो गए, ये आपको विगत दिनों मेव के दंगों में दिखाई दिया होगा। 1947 में विभाजन के समय मेवाती मुसलमान इतनी बड़ी समस्या बन गए थे कि देश के 4 बड़े नेता गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसे सुलझाने और उलझाने में लगे थे। अब जानिए कि किस तरह से सरदार पटेल ने इन्हें पाकिस्तान भेजने का प्लान बनाया था। दरअसल हुआ यूं कि कुछ मेवाती मुसलमान दिल्ली में आ गए थे। इसी बात से चिंतित होकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो बाद में भारत के राष्ट्रपति बने, उन्होंने 5 सितंबर 1947 को तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को पत्र में लिखा कि पिछली रात 500 मेव मुसलमानों की भीड़ करोल बाग आई और उन्होंने गलियों में प्रदर्शन शुरू कर दिए। इसके बाद सेना की टुकड़ी पहुंची और वो तितर बितर हो गए। स्थिति अत्यधिक विस्फोटक है। इस क्षेत्र के गैर मुस्लिम वर्ग यानी हिंदू और सिख को हमले की आशंका है। मुझे समाचारों से ये पता चला है कि इन मेव लोगों को पश्चिम पाकिस्तान भेजने का प्रस्ताव है। जितनी जल्दी हो उतना ही बेहतर होगा इन्हें यहाँ से भेज दिया जाए, लेकिन जब तक के लिए इन्हें जामा मस्जिद या हिंदू इलाकों से अलग स्थानों पर रखा जाए। यदि शहर में गड़बड़ी हो जाती है तो स्थिति पर काबू पाना कठिन हो जाएगा। तो इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मेवाती मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने और दिल्ली से दूर रखने की सलाह दी। इस पत्र के जवाब में सरदार पटेल ने लिखा कि मुझे मेव शरणार्थियों के 3 कैंपों से शहर की कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और सफाई के प्रति गंभीर खतरे का एहसास हुआ है। हम कोशिश कर रहे हैं कि सेना के ट्रकों द्वारा इन मेव लोगों को
पाकिस्तान का जो पंजाब है उस हिस्से में भेज दिया जाए। जामा मस्जिद मेव शरणार्थियों से भरी पड़ी है और वहाँ की स्थिति असंतोषजनक है। ऐसी गंदी स्थितियों के कारण शहर में वास्तव में लोगों के स्वास्थ्य को खतरा है और यहाँ और लोगों में मुसलमानों को लाने का अर्थ खतरे को बढ़ाना ही है। जामा मस्जिद की गंदगी और वहाँ की असंतोषजनक स्थिति पर और उस स्थिति को गांधी ने कैसे उस मस्जिद को साफ कराया था, ये सब कुछ मैंने एक वीडियो में पहले बताया है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो नीचे उसका लिंक दिया हुआ है, आप अवश्य देखें इस पर विस्तृत जानकारी रखने के लिए। स्पष्ट होता है इन बातों से कि उस दौर में ये कितनी बड़ी समस्या थी और इस समस्या को पाकिस्तान भेजने की तैयारी सरदार पटेल ने कर ली थी, लेकिन गांधी और नेहरू के सफल प्रयासों की वजह से ऐसा नहीं हो पाया। अलग मुस्लिम देश मेविस्तान तत्कालीन भारत सरकार के खिलाफ मेव मुसलमानों की बगावत का एक बड़ा उदाहरण था। ये बात जून 1948 की है। गांधी की मृत्यु के बाद देश में दंगे थम गए थे और पाकिस्तान जा चुके कई मुसलमान वापस भारत लौट रहे थे। इनमें मेवात के मुसलमान भी शामिल थे। हालांकि बड़ी तादाद में गांधी पहले ही मेवाती मुसलमानों को रोक चुके थे। ठीक इस समय एक गंभीर हार्ट अटैक के बाद सरदार पटेल लंबे समय से देहरादून में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे। पटेल की इसी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर नेहरू और उनके सहयोगी नेताओं ने मेवाती मुसलमानों को फिर से बसाने का प्रस्ताव कांग्रेस कार्य समिति में लाने का फैसला किया। इस बात की खबर 22 जून 1948 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सरदार पटेल को दी। इसके जवाब में सरदार पटेल ने 24 जून 1948 को बेहद गुस्से से भरा हुआ पत्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखा, जो प्रकाशित हुआ है सरदार पटेल करस्पॉन्डेंस खंड 6 पेज नंबर 383 से 85 तक। उसमें पटेल जो लिखते हैं उसे ध्यान से सुनिए। जहाँ तक मेवों का सवाल है, अलवर और भरतपुर में हमारी जांच से इस बात की पुष्टि हुई है कि पिछले साल यानी 1947 में मार्च और मई में मेवों का जो विद्रोह हुआ था वो एक सुसंगठित प्रयास था। मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग के समर्थन में मेव एक अलग मेविस्तान बनाएंगे। इस बगावत को मुस्लिम लीग ने प्रेरित किया था। डायरेक्ट एक्शन करने के लिए मुस्लिम लीग ने मेव मुसलमानों को हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति की थी। तो सुना आपने, सरदार पटेल ने लिखा है कि जिन्ना की मुस्लिम लीग के सहयोग से मेवों ने अलग देश मेविस्तान बनाने के लिए हथियार बंद बगावत की थी। अब आगे सुनिए, इसी पत्र में सरदार पटेल और क्या लिखते हैं। मेवों से अहिरों तथा जाटों के बीच लंबे समय से झगड़े चले आ रहे हैं और इसने कटुता और शत्रुता पैदा कर दी है। राजपूत और जाट काफ़ी उत्तेजित हैं मेवों के खिलाफ। मेव मुसलमानों को लाकर इन जमीनों पर बसे गैर मुसलमानों को बाहर करना चिंगारी के रूप में काम करेगा। मैं इस तरह की कार्रवाई के लिए जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं हूँ। ऐसे खतरनाक हालात में मेवों को बसाना एक मूर्खता और आपदा होगी। आगे सरदार पटेल मौलाना आज़ाद और शेख अब्दुल्ला पर तंज कसते हुए लिखते हैं कि यदि शेख अब्दुल्ला साहब मेवों को सत्याग्रह शुरू करने की सलाह दे रहे हैं और मौलाना आज़ाद ये चाहते हैं कि इन मेवों को स्थानीय कड़वाहट और विरोध के बावजूद भी बसाया जाए, तो इसकी जिम्मेदारी वो खुद उठाएं। वो इसके लिए स्वतंत्र हैं। मुझे गांधी द्वारा मेवों के साथ किए गए किसी वादे की जानकारी नहीं है। अब सरदार पटेल आगे सीधे सीधे अपने इस्तीफे की धमकी देते हुए लिखते हैं कि यह मामला, मेवों को बसाने का जो मामला है, वो कांग्रेस कार्य समिति के सामने क्यों आया। मैं इसका विरोध करता हूँ। फिर भी अगर आपको लगता है कि यह मामला कार्य समिति के सामने आना चाहिए और उसे इस विषय पर इस नीति के विपरीत
कोई प्रस्ताव पारित करना चाहिए तो मैं इस प्रश्न पर विचार अगली बैठक तक स्थगित करने की सलाह दूंगा। मेरे विचार में हिंदू शरणार्थियों के पुनर्वास के प्रश्न को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन अगर मौजूदा नीति को उलटने का कोई निर्णय लिया जाता है तो मुझे डर है कि मेरे पास कार्य समिति से इस्तीफा देने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। इसके पत्र के अलावा सरदार पटेल का एक और पत्र है जिससे साबित होता है कि मेव मुसलमानों ने किस तरह अलवर और भरतपुर में अत्याचार किया और बगावत कर अलग देश मेविस्तान बनाने की कोशिश की। और ये पत्र सरदार पटेल ने 27 फरवरी 1948 को तत्कालीन शरणार्थी राहत एवं पुनर्वास मंत्री केसी नियोगी को लिखा था। पटेल लिखते हैं कि मेव लोग इन राज्यों में पहले से ही मुसीबत खड़ी कर चुके हैं और गंभीर रूप से अत्याचार कर चुके हैं। इनकी यादें अब भी लोगों के मन में ताज़ा हैं। लोगों के मन में मेवों के प्रति अत्यधिक कड़वाहट है। अगर आप इन मेवों को गुड़गांव में बसाना चाहते हैं तो आप मुस्लिम गांव या मुस्लिम गांव की पूरी बेल्ट बसाए बिना ये कार्य करें, नहीं तो मुझे डर है कि हमें पहले जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो आपने सुना, सरदार पटेल ने साफ कहा था कि मेवों के लिए अलग गांव न बसाएं, नहीं तो मुश्किल होगी। इस चिंता को सरदार पटेल ने प्रधानमंत्री नेहरू के साथ भी साझा किया था। उन्होंने 15 अप्रैल 1948 को नेहरू को पत्र में लिखा कि प्रिय जवाहरलाल, पाकिस्तान से आने वाले मेव और बाकी मुसलमानों की वापसी पर मैं बहुत चिंतित हूँ। मुझे भारी तादाद में इनके वापस आने से होने वाली कठिनाइयों की आशंका है। वर्तमान में बापू की मृत्यु के कारण लोगों की भावनाएं शांत हो गई हैं, लेकिन यदि इन लोगों ने वापस प्रवेश के कारण आग लगती है तो हम उसे काबू में नहीं कर पाएंगे। जिस दुर्घटना को सरदार पटेल 75 साल पहले भांप गए थे, लेकिन उनकी सलाह की अनदेखी होती रही, आज उसी का नतीजा हमारे सामने है। हर बार ये साबित होता है कि भारत देश को बर्बाद करने, धर्मशाला बनाने और दंगों की आग में झोंकने वाले सिर्फ 2 नाम रहे हैं, एक गांधी, दूसरा नेहरू। इन दोनों की वजह से मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान नहीं गए और उसका नतीजा देश के हिंदू आज भुगत रहे हैं। आने वाले समय में यह दंगे और बढ़ेंगे, यह तय है। और हर बार गांधी नेहरू को इसी तरह कटु आलोचना का दंश झेलना पड़ेगा। देश की जनता इसके लिए उन्हें कभी माफ़ नहीं कर सकेगी। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अपने विचार, अपने कमेंट्स हमें ज़रूर बताया करें। धन्यवाद। नमस्कार।